बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। जबकि ईद की छुट्टियों का इख्तिताम होते ही कई दफातर भी खुल गए हैं और मामूलात जिंदगी भी बहाल हो गए हैं। आपको बताएं कि आज ईद का तीसरा दिन है और मुख्तलिफ जगहों पर आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जानवरों की कुर्बानी तो की जा रही है, लेकिन बहुत से दफातर भी खुल चुके हैं, छुट्टियों का इख्तिताम हो गया है और मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और मुल्क भर में आज ईद का तीसरा दिन भी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी है। कराची में नाक़िस इंतजामात के सबब जगह जगह पड़ी आलाइशों से ताफुन फैलने लगा और जहां एक जानिब कुर्बानी की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पूरे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कितने नुकसानात हो सकते हैं, ये जानेंगे। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फलक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना यही चाहेंगे कि ये जो ताफुन पूरे कराची में उठ रहा है, आगे बारिशें भी होने जा रही हैं, कितना ख़तरनाक है, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं इससे? बहुत अच्छा आपका सवाल है। बारिश की वजह से और इस जो बाक़ियात जानवरों की, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है। लाइक्स हो सकते हैं बीमारियों के, डेंगू है, मलेरिया है, और आपको पता है कि अभी कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट वेव भी चल रही है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर हमने सफाई का ख्याल नहीं रखा और ये जो भी बाक़ियात है जानवरों की, इनको प्रॉपर तरीके से इनको डिस्कार्ड नहीं किया, तो मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, ये बुरे तरीके से फैलेंगी और ये लोगों को इतनी भी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं कि वो जो एंड में जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट एंड ये जो बाक़ियात हैं इनको जल्द से जल्द ठिकाने हम ये भी देखते हैं कि जिस जगह पर जानवर को ज़िबा किया जाता है वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो चूना छिड़क देते हैं, तो क्या इससे जरासीम मर जाते हैं? जरासीम काफ़ी हद तक तो मतलब कि जहाँ पर जो एरिया होता है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से होता ये कि फंगस नहीं फैलता या फिर कोई और जो है वो मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन होने का ख़तरा नहीं होता, बट पूरे तरीके से वहाँ पर जरासीम नहीं मरते जब तक आप कोई डिटर्जेंट या कोई अच्छे यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिससे आप क्लीन ना करें। ठीक है फलक, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियां इन दिनों में जन्म ले सकती हैं और बारिश का सीज़न भी है, तो मुख्तलिफ पेट की बीमारियां भी देखने में आ रही हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि पानी बॉयल करके पिया जाए या फिर हमारे घरों में जो बॉटल वाटर्स आते हैं और फिल्टर वाटर आता है वो काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल पानी को बॉईल करना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िल्टर वाटर पर जो है हम प्रॉपर तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। 100 सेंटीग्रेड पर आजकल जो चल रहा है जिस तरीके से पानी आ रहा है, और दूसरा जो है बारिशें भी होने का ख़दशा है, और साथ साथ में ये जो जानवरों की बाक़ियात, इन सब के साथ तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि 100 सेंटीग्रेड पर पानी बॉईल करके पिएँ। और जो छोटे बच्चे हैं आपके 1-2 ईयर्स के या 5 ईयर तक, उनको तो वैसे ही बॉईल करके पानी दें ताकि उनको कोई डायरिया या कोई स्टमक के डिसऑर्डर्स क्रिएट ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहबा, पिछले दिनों कराची में कुछ निगलेरिया के केसेस भी सामने आए थे। पानी की बात हो रही है तो निगलेरिया जो है वो आमतौर पर पानी से ही जो है वो इंसानी दिमाग में जो है वो दाखिल होता है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह ख्याल रखना होगा? क्लोरीन की मुकर्रर मिकदार जो है उसको मिलाना होगा पानी में? जी बिल्कुल, एक तो क्लोरीन की मिकदार को आप मिला सकते हैं, उसके साथ साथ जो टैंक में वाटर होता है उससे भी आप डायरेक्टली उस पिए ना, या फिर जब वज़ू कर रहे होते हैं तो उसमें भी ज़रा ख्याल रखें कि क्लीन वाटर का होना ज़रूरी है। क्लोरीन तो इनफ है, पर फिर भी हमें अपने हिसाब से भी प्रिवेंशन देखनी चाहिए कि जिस पानी से आप जो आपके इन्वेजिव प्रोसीजर में लाइक आप कुल्ली कर रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं या आप वज़ू कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ख़तरा होता है कि आप खुदा ना खास्ता आपकी ये एरियाज़ जो होते हैं इससे निगलेरिया आपकी बॉडी तक जा सकता है। तो जहाँ जहाँ आप देखें, अब हर जगह तो आप टैंक में जाके क्लोरीन नहीं डालेंगे ना, बाहर भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं या कहीं आप मस्जिदों में होते हैं, तो इस चीज़ का आप खुद ख्याल रखें कि वज़ू या घर से करके जाएं या फिर घर में आप पानी को साफ़ सुथरा रखें। तो ये प्रिवेंशन ये है कि आप अवॉइड करें
कोई भी ऐसी जगह पर इस तरह का पानी इस्तेमाल करने से। ठीक है फलक, ये भी बताइएगा कि अब जबकि इतना ज़्यादा ताफुन उठ रहा है पूरे शहर में, क्या पूरे मुल्क की सूरत हाल हम बार बार आवाम को दिखा भी रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में किस तरह का फूड इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईद है, बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जा रहा है और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है। देखें, डाइट के हवाले से मैं आपको कहूँगी, जिन लोगों को हाइपरटेंशन का मसला है, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनको दिल का मसला है या फिर जिनको स्टमक के इश्यूज़ हैं, वो कोशिश करें कि मीट का कम से कम इस्तेमाल करें। रेड मीट जो होता है इन लोगों के लिए वैसे भी थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो अगर आप डाइट ले भी रहे हैं तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें, जो आपके लिपिड्स को या कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं ये चीज़ें। और साथ साथ में जब आप मीट, आपका दिल चाह भी रहा है तो मीट को बहुत अच्छे तरीके से पका लें, बहुत लाइट, और उसमें आप कोई भी लेमन या इस तरह की चीज़ ऐड करके खाएं, ताकि जो है वो आपकी बॉडी में जाके वो आपके लिपिड्स को या आपके कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा ना बढ़ा दे। तो डाइट के हवाले से ये कहूँगी कि मीट का जो है बहुत हाँ इंटरमिटेंटली इस्तेमाल करें, लाइक वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें। एक दिन में एक ही बार खाएं, ऐसा नहीं है कि सुबह भी मीट खा रहे हैं, दोपहर को भी मीट खा रहे हैं, रात को भी मीट खा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर फलक कादिर, इस बारे में आप हमसे बात कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात कर लेते हैं ईद के दूसरे दिन की, जिस दिन चटखारेदार पकवानों से मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो की गई। नमकीन ईद पर चटपटे खारों ने ईद का मज़ा दुबाला कर दिया। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। जो कल थे मेजबान आज बने मेहमान। कराची में दावत के भरपूर एहतमाम, बारबेक्यू का इंतजाम। दुकानदारों ने चटखारेदार मसाले लगाकर पकवानों का मजा कई गुना बढ़ा दिया। दस्तरख्वान पर डिशेस की रौनुमाई हुई तो फिर मेहमानों ने भी आसरा किए बगैर खूब इंसाफ किया। तकल्लुफ बरतरफ, हाथ मारो हर तरफ। खाने पीने का मौका हो तो लाहौरी कैसे पीछे रह सकते हैं। कुर्बानी के गोश्त की तरह तरह की डिशेस ने उनकी भूख को हदों पर पहुंचा दिया। मशरिकी रिवायत के तहत घर आए अफराद को भरपूर अंदाज में खुश आमदीद कहने के साथ साथ उनके लिए खाबों का एहतमाम भी किया। लाड़काना के वासियों ने भी यार दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल मिलाप के इस नादिर मौके का भरपूर फायदा उठाया। बारबेक्यू के जरिए मेहमानों की खातिर तवाज़ो की। पेशावर के नौजवानों ने बारबेक्यू पार्टी का मुनफरिद अंदाज अपनाया। पेशावर की मशहूर फूड स्ट्रीट नमक मंडी में बनाए जाने वाले खानों का मुकाबला घर में ही कर डाला। पेटू अफराद ने शानदार तरीन परफॉर्मेंस से महफिल लूट ली। और बड़ी ईद पर बड़े पकवान ना खाए जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि ईद कुर्बान पर गोश्त खाएं ज़रूर, लेकिन हाथ ज़रा हल्का रखें। एक फर्द को दिन के 24 घंटों में सिर्फ आधे से 1 पाव गोश्त ही खाना चाहिए। ज़्यादा गोश्त खाने से मसाइल जन्म ले सकते हैं। सीख कबाब हो या मटन कढ़ाई या फिर दीगर मजे मजे के पकवान, आवाम खाबों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी दें ध्यान। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, बल्कि 2 घंटे रखने के बाद हंडिया चढ़ाएं। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो उसे खूब चबा चबा कर खाएं। माहिरीन का कहना है कि ईद कुर्बा पर गोश्त जरूर खाएं, लेकिन हाथ जरा हल्का रखें। एक ही वक्त में बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल फायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। हर साल ईद उल अजहा के मौके पर गोश्त ज्यादा खाने की वजह से मेदे में तेजाबियत और ईद कुर्बान पर दीगर बीमारियों के साथ साथ वजन बढ़ने का भी शदीद खतरा होता है। गोश्त के शैदाई मुतदिल खाने के लिए दीगर अशिया बिलखुसूस सब्जियों, फलों और पानी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त घर का जायका बाहर का, ये रुझान शहर शहर हावी हो गया। शहरी कुर्बानी का गोश्त पसंदीदा पकवान बनवाने के लिए मार्केट में ले आए। किसी ने सीख कबाब बनवाए तो किसी ने हंटर बीफ। शहरी तरह तरह के पकवानों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। घर का जायका बाहर का, ये रुझान शहर शहर हावी हो गया। शहरी कुर्बानी का गोश्त पसंदीदा पकवान बनाने के लिए मार्केट में ले आए। किसी ने सीख कबाब बनवाए तो किसी ने हंटर बीफ। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद गोश्त लेकर सीख कबाब बनवाने मार्केट पहुंच गई। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद हंटर बीफ बनवाने के लिए दुकानों पर मौजूद है। हंटर बीफ होता है सॉल्टिश मीट, उसमें चटपटा हंटर बीफ और चटपटी मसालेदार रान और चटपटा सालिम बकरा। लाहौरी भी बाहर के जायके को तरजीह दे रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी का गोश्त लेकर पकवान सेंटर्स पर पहुंच गए। काफ़ी सालों से आते आ रहे हैं और ये है कि टेस्ट बेहतरीन है, जिसकी वजह से काफ़ी सालों से आ रहे हैं यहाँ पर। शहरी तरह तरह के पकवानों से खूब लुफ्त अंदोज हो रहे हैं। कुर्बानी हो गई, गोश्त भी हो गया तकसीम। अब बारी है दावतें उड़ाने की। मौज मस्ती हल्ला गुल्ला
और सैरो सयाहत की। ईद के दूसरे रोज मलका कोसार मरी में हजारों लोग पहुंच गए। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने सी व्यू के साहिल का रुख कर लिया। बड़ी ईद के बड़े मजे। ईद के दूसरे रोज हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और सैरो सयाहत। ईद की छुट्टियों में लोगों की बड़ी तादाद ने मलका कोहिसार मरी का रुख कर लिया। बेपनाह रश भी इन्हें रोक न पाया। मरी पहुंचने पर कामयाब होने वाले पुरफिजा मकाम के हसीन नजारों से लुफ्त अंदोज होते रहे। मरी में मुख्तलिफ रास्तों से 12,000 से ज्यादा गाड़ियाँ दाखिल हो गयी। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। पार्किंग के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मेरा ख्याल है हमारे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पर यहाँ पे जो पार्किंग का मसला है ना, वो हल होना चाहिए। कराची के बासी कुर्बानी, गोश्त और दावतों से फारिग हुए तो उनकी बड़ी तादाद ने सी व्यू के साहिल का रुख कर लिया। शहरी साहिल की ठंडी ठंडी हवा और समंदर की लहरों से लुफ्त अंदोज होते रहे। कराची में रहने वालों के लिए सबसे ज्यादा एक अच्छी तफरीह यही है। आज एक फ्री डे था हमारे लिए, तो हमने सोचा मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा सी व्यू एक वाइड जगह कराची में जहाँ पे बंदा बाहर तफरीह के लिए आ सकता है, तो इसलिए फैमिली को लेके आज का फ्री डे हम सी व्यू पे लेके आ गए। मुल्क के दीगर शहरों में भी लोग अपने अपने पसंदीदा तफरीह मकामात का रुख कर रहे हैं। और अब कुछ बात कोरोना की। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 11 अमवात। वबा के बायस अमवात की तादाद 22,939 हो गई। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 1,425 नए केसेज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ किए गए 25,215 कोरोना टेस्ट में मुस्बत केसेज की शरह 5.65% रही। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद अमवात रिपोर्ट हुई हैं और बताया गया कि 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। वबा के बायस अमवात की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है और 22,939 अमवात हो चुकी हैं। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 1,425 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, खुसूसी तौर पर सिंध और कराची की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद खतरा बढ़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और अगर हमने SOPs को प्रॉपर तरीके से नहीं अपनाया, फॉलो नहीं किया, अभी भी वक्त है कि लोग जो हैं वो प्रॉपर SOPs को फॉलो करें। मास्क मस्ट है लगाना। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो है लाज़मी करार दे दे, मैंडेटरी कर दे। कहीं पर भी जा रहे हैं उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए मास्क के बगैर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपने घर से शुरू करें। सरकारी इदारों में कहीं पर भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं। हम सरकार तो उनको कह रही है आवाम को कि वो मास्क लगाएं, लेकिन सरकारी इदारों में कहीं भी मास्क नहीं लगाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि अपने घर से शुरू किया जाए और कोई भी शख्स कहीं पर भी, खासकर सरकारी और प्राइवेट इदारों में, अगर मास्क को मैंडेटरी कर दें, लाजमी कर दें पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ बेहतरी आ सकेगी। दूसरी बात ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए ताकि लोग ऐसे बैठें या ऐसे प्रोग्राम में जाएं जहां पे गैदरिंग ना हो। मैं समझता हूं कि डेल्टा वायरस जो है, या डेल्टा वेरिएंट जो है, ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है और चूंकि पाकिस्तान का हेल्थ का निज़ाम हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे जानने वालों के बहुत ज़्यादा, कल भी फ़ोन आए दिन भर बहुत सारे लोगों को, तो ये मुझे इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और अगर खासतौर पर कराची की बात की जाए तो जो शरह है केसेस की उसमें खासा इजाफा देखा जा रहा है, 16% से तजावुज कर चुकी है। तो आप नहीं समझते कि कराची की जो सूरत हाल है वो लॉकडाउन का तकाजा करती है? देखिए, लॉकडाउन मैं समझता हूँ कि अगर ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये बिल्कुल लॉकडाउन लगाना चाहिए। इमरजेंसी नाफिज करें सिंध गवर्नमेंट और फिर उसमें मेरे ख्याल में लॉकडाउन लगा देना चाहिए, खासकर कराची के अंदर ऐसी जगहों पे जहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब सूरत हाल इस तरह बन सकती है कि जो लोग कराची से अपने अपने शहरों में गए हैं ईद करने के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने अपने शहरों में भी फैलाव जो है वहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट्स के आने शुरू हो जाएं। लाहौर में तो केसेस हो रहे हैं, कुछ और शहरों में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं,
लेकिन इसकी तादाद वहां पर भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि इसके सख्त इक़दाम किए जाएं, लोग इसकी नज़ाकत को समझें, लोग इसकी सीवियरिटी को समझें। और यकीनन ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट हर जगह पे नहीं पहुंच सकती, और मैं समझता हूं कि अगर लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो वैक्सीनेट नहीं होंगे, अपने घर में जितने अफराद हों उनको जितनी जल्दी वैक्सीनेट करें। मैं तो समझता हूं कि बड़ा एप्रिशिएबल है गवर्नमेंट का ये इक़दाम कि उन्होंने ईद का एक दिन छुट्टी की है और कल से वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं। तो लोगों को चाहिए कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लग रहा है मुल्क के अंदर, इससे फायदा उठाएं। एक बात मैं आज आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ कि जो मैं अपने रिसर्च कर रहा हूँ उसमें ये देखा गया है कि जो कराची में जितने भी केसेस हैं उनमें मेजॉरिटी वो केस हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, और जो वैक्सीन लगाया है वो भी बहुत, उनकी सिम्टम बहुत ही ऐसी है कि मामूली सिम्टम कह सकते हैं उसके, और वो कोई एग्रेसिव सिम्टम नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगाया है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं नाम नहीं लूंगा एक ऐसे वैक्सीन की जिसकी कि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, को बाहर से लगाया हुआ शख्स कराची में इंतकाल कर गया है, वैक्सीन लगा हुआ शख्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग अगर इस चीज में जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें फला वैक्सीन कहाँ मिलेगी, तो ये वैक्सीन बाजार में बिक नहीं रहा है। मेरा पॉइंट ये है आपके तवज्जुह से कि जो वैक्सीन अवेलेबल है प्लीज वो वैक्सीन लगा लें, वो वैक्सीन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। हमने अपनी मदद आप करना होगी, वैक्सीन लगवाना होगी और SOPs का खास ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की।